जो इंडिया यूरोप की ट्रेड डील हुई है उससे इन म्यूचुअल फंड को स्क्रीन पे देखिएगा, उनसे इन सेक्टर्स को बहुत बेनिफिट होने वाला है। हेल्थ केयर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है और कैपिटल गुड्स, इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। लेकिन जो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये सेक्टर किस म्यूचुअल फंड के पास है, क्यों, जिसके पास भी ये है वो अगले आने वाले 4-5 सालों में एक कोर फंड साबित हो सकता है हमारे म्यूचुअल फंड का। और अगर ये डील सच में बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हुई इंडिया के लिए तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया ये म्यूचुअल फंड करके दे सकता है। तो जितना स्ट्रांगली आप बिलीव कर सकते हैं कि वो डील आपको निकाल के दे सकती है, वो डील जितनी अच्छी है उतना ही ये अच्छा म्यूचुअल फंड साबित हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि कौन सा म्यूचुअल फंड है ये। उससे पहले और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो 2025 में अच्छा कर रहा है, जिन्होंने लॉन्ग रन में भी अच्छा करा है, मोमेंटम भी उनके साथ है, तो उनको भी चेक करेंगे। और इस ईवी ट्रेड का जिस म्यूचुअल फंड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है उसको भी हम चेक करेंगे, लेकिन लास्ट में। लेकिन अगर मैं आपका ध्यान वहाँ से हटा के इस म्यूचुअल फंड के ऊपर डालूं जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में 27% दिया, आप कहोगे भाई ये क्या है, 27%, हमारा म्यूचुअल फंड नेगेटिव पड़ा है और ये 27% कैसे दे रहे हैं, और यहाँ पे 26%। ऑनेस्टली बताऊं ये रिटर्न बिल्कुल अनरियलिस्टिक थे, ठीक है, किसी को भी नहीं पता था। और जिस इंसान ने रिटर्न निकाले वो मेरे बहुत करीब था, लेकिन उनको भी नहीं पता था, उन्होंने बस निकाल दिए ये रिटर्न। ये वाले म्यूचुअल फंड, ये वाला भी, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपके पास 2 सवाल हैं, एक सवाल का जवाब जल्दी दे देता हूँ, आप कहोगे कितने सवाल सस्पेंस में रखोगे। तो ये सारे के सारे जिन्होंने लॉन्ग रन में 18-20% दिया है ये लार्ज कैप के इक्विवेलेंट रिटर्न है, लेकिन इन्होंने फाइनेंस सेक्टर के अंदर पूरा का पूरा पैसा डाला हुआ था। तो कभी भी आप ये सेक्टोरल फंड लेते हो तो इनको एज अ सेक्टोरल को एज अ लार्ज कैप ट्रीट कर लिया करो। उससे फ़ायदा क्या होता है कि लॉन्ग रन में आपका यही बनेगा। लेकिन अगर आप सेक्टोरल रोटेट करोगे, जैसे अगर आप रोटेट करोगे और बीच में आपको 3-4 सेक्टर ऐसे मिल जाते हैं 3-4 बार पूरी जर्नी में, 15-20 साल की जर्नी में, अगर आप ये 3-4 साल भी कर पाते हो तो आपको बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। इस बूस्ट के बारे में हम कभी और बात करेंगे और शायद अपने सेकंड चैनल पे करेंगे। और मुझे पता है मैं सेकंड चैनल का प्रमोशन बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ और अभी उसमें और भी टाइम लगेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम टेलीग्राम पे लोगों को जोड़ रहे हैं जो हमारे नए चैनल के बारे में हमें बताना चाहते हैं। उसके अलावा अभी टाइम लगेगा, लेकिन उसमें जब बात होगी तो डिटेल में बात होगी कि ये वाले म्यूचुअल फंड्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ मुझे वो वाले सब्सक्राइबर चाहिए जिनका फोकस नाम से ज़्यादा कि कौन से, ठीक है, कौन से म्यूचुअल फंड से ज़्यादा कैसे पे फोकस हो या क्यों पे फोकस हो, ठीक है, कैसे और क्यों पे फोकस रखेंगे। लेकिन अभी के लिए कौन से म्यूचुअल फंड पे फोकस है हमारा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आप हमारे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो रुबजी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप इसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, हम आपको मतलब 1-on-1 कॉल पे हम कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और हम आपको गाइड भी करेंगे इन्वेस्टमेंट में। और अब आप कहोगे कि ठीक है ये चीज़ तो हो गई, लेकिन फ़ायदा क्या है, मैं ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म क्यों कर लूँ। तो ऐसे ही वाली बात नहीं है यहाँ पे, जेन्युइनली बता रहा हूँ। पहला रीज़न जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि रुबजी जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशो होता है ना, जो बताता है एक म्यूचुअल फंड लैब जो इनके अंदर है वो नहीं मिलती मोस्टली जगह पे। हम 2 चीज़ें अलग अलग यूज़ करते हैं। एक सबसे पहली क्या करते हैं, हम एक कोई भी ऐप होती है जिसको हम उठाते हैं और फिर हम रिसर्च वर्क के लिए दूसरी ऐप या दूसरा वेबसाइट को यूज़ करते हैं। जब एक ही जगह काम हो सकता है तो दिक्कत कहाँ है। म्यूचुअल फंड लैब के अंदर जाके आपको ओवरलैपिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशोज़, निफ्टी 50 से कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड करता है, एलोकेशंस पता लग जाएंगी, तो पूरा एक पोर्टफोलियो रिव्यू आपके सामने आ जाएगा, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पे इतना ख़राब होता है कि नंबर्स भी गलत होते हैं, ये आप भी मानते होंगे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे लिंक है। अब वीडियो में वापस चलते हैं। सेम म्यूचुअल फंड यही है और मैंने आपको बोला कि इन्होंने रिटर्न्स निकाल के दिए हुए हैं और ये आप रिटर्न्स देख सकते हैं चारों के लास्ट 1 ईयर में बूस्ट रिटर्न है, ठीक है। सबका आप ग्राफ देख सकते हो कैसे बिल्कुल शार्प बना हुआ है। अब एक जो ईवी के लिए भी बहुत तगड़ा साबित हो सकता है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज। अब इसको अगर आप देखोगे तो इसने लास्ट 1 ईयर में 10% दिया है, लार्ज कैप ने भी इतना दिया है 6 से 10%, बेस्ट लार्ज कैप ने 10% दिया है, ये एक्सपोर्ट्स ने इतना दिया है। और इसको अगर आप चाहते हैं डिटेल में रिव्यू करना तो हम बजट के बाद कौन से म्यूचुअल फंड्स में बजट के बाद डिफरेंस पड़ सकता है वो देखेंगे। एचएसबीसी इंडिया एक्सपोर्ट, ये 2 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिससे ईवी ट्रेड पे बहुत बेनिफिट आएगा और इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में सिर्फ और सिर्फ 4% रिटर्न दिया है, सिर्फ पॉजिटिव रहा है। वही बोलूँगा लार्ज कैप जितने रिटर्न्स। अब ये वो म्यूचुअल फंड है जो आपको लार्ज कैप
42% और स्मॉल कैप भी 41% दे रहा है। अब बहुत ज़्यादा, अब इसमें ना देखो मैंने ऊपर वाला ICICI वाला क्यों नहीं लिया, उसमें एक डिफरेंस बताता हूँ। अगर हम इसको ले रहे हैं तो इसको हम ले रहे हैं एज अ लार्ज एंड मिड कैप, सॉरी लार्ज एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस तरह का यूनिक म्यूचुअल फंड आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर मोर देन 40% हो और फिर से स्मॉल कैप का भी 40% से ज़्यादा हो। मिड कैप बहुत ज़्यादा नहीं है और ये दोनों 40% लार्ज और स्मॉल में। हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस में जो ईवी के साथ ट्रेड होने वाली है, सॉरी EU ट्रेड्स, मैं बार बार ईवी बोल देता हूँ, तो EU ट्रेड्स जो हैं यानी कि यूरोपियन देशों के साथ जो ट्रेड्स होंगे वो उनमें इन कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो और कौन सी कंपनीज वो रहेंगी वो HSBC के फंड मैनेजर देख लेंगे, और वो कौन सी कंपनी पे फोकस कर रहे हैं ये बहुत ध्यान से। बड़ी कंपनियां जो पता है जिनको बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन वो कंपनीज भी जो एमर्ज हो सकती हैं इस डील की वजह से, और वो एमर्ज होंगी तो अगले आने वाले 4-5 साल में काफ़ी अच्छा खासा आपको बूस्ट मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा सेक्टर ये वो 4 सेक्टर हैं और ये चारों सेक्टर इसके पास हैं, और सबसे बड़ी बात स्मॉल कैप भी है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। किसी सवाल का जवाब अगर रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।